भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में आज जो ICAR आगामी परीक्षा है या आगे आने वाली BPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि काफ़ी कारगर और उपयोगी साबित होंगे। तो मैं प्रश्न को शुरू कर रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आप जानते हैं कि आज़ादी के समय जो था यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा अगर किसी क्षेत्र का योगदान था तो वह कृषि क्षेत्र था। मगर आज़ादी के बाद जब से भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई है 1992 से तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ते चला जा रहा है। अभी 47% वर्तमान में आंकड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो अर्थव्यवस्था का वैसा प्रकार जिसमें जो है आयात निर्यात पूर्णतः क्या हो, प्रतिबंधित हो, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बैन हो, उसी को क्या कहिएगा कि आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात न तो निर्यात न तो आयात। चलिए आगे चलते हैं। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? कपाट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, सेल की स्थापना तो भारत के नवरत्न महारत्न में से एक है और मैं बता दूं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1964 में हुई थी। और भारत सरकार ने जब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए यह देखने का प्रयास किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह एकल मत पर नहीं चल सकती, यानी पूर्णतः समाजवादी ढांचे पे भी नहीं चल सकती, साथ साथ जो गांधीवादी नेतृत्व है उसके स्थान पर जो है उद्योग धंधे को भी नेहरू ने स्थान दिया था। तो 64 में जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें आपको यह देखना है कि स्वास्थ्य और पोषण जो है यह मानव विकास में नहीं आता है, क्योंकि जीवन प्रत्याशा में इसका काउंट कर लिया जाता है। तो इसी के लिए आप इसमें स्वास्थ्य और पोषण को नहीं रख सकते। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नीति आयोग जब से आई हुई है तब से अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनी है। अब योजना आयोग ने 2 बार ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी थी। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य पहला बना है? मध्य प्रदेश पहला राज्य। चलिए, शैक्षणिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य, यानी शिक्षण क्षेत्र में जो 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं, मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत उत्तर भारत के शिक्षा की स्थिति ज़्यादा बेहतर है। इसमें केरल, तमिलनाडु और खासकर उत्तर भारत के 2 राज्य पंजाब और दिल्ली की भी स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। चलते हैं आगे की ओर। भारत में प्रछन्न बेरोजगारी जिसमें सीमांत उत्पादकता शून्य हो, अर्थात एक ऐसा काम जिसमें अगर 4 आदमी मिलकर कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी काम के लिए 8 आदमी लगा दें तो वहाँ उत्पादन तो उतनी ही मात्रा में होगा, लेकिन जो लाभ की स्थिति है वह काफ़ी कम होगी। ठीक, तो ऐसा कृषिगत क्षेत्र में देखा जाता है। चलिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक और जो है गैर प्राकृतिक दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन तो महत्वपूर्ण है ही, ताकि बाजार का आकार, साथ साथ पूंजीगत निर्माण। बाजार का आकार का मतलब है कि आयात निर्यात की कैसी स्थिति है, अर्थात सभी कारक जो है क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। चलिए अब आगे है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है और 1990-91 से हर साल प्रकाशित करती है। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है वह कितना किया है? तो तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी रेखा का आकलन जो है यह 37.2%, यानी 37.5% एक अनुमान लगाया था तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर की समिति थी, उसने गरीबी रेखा के लिए 37.5% अप्रॉक्स में अनुमान लगाया था। चलिए, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? आप जानते हैं कि उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था में बांटा गया। 1944 के बाद धारणाएं आई कि जो है अब सरकार के साथ साथ सह अस्तित्व रहेगी किसकी, मतलब उद्योग में निजी क्षेत्रों के साथ साथ सरकार का भी सह अस्तित्व बना रहेगा। चलते हैं आगे। ड्रेन थ्योरी का अर्थ है कि अर्थात किसी एक देश की संपूर्ण पूंजी जो है या पैसा जो है उपनिवेशों के पास जाना, बदले में कुछ नहीं मिलना। तो ये ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में स्पष्ट किया है
कि भारत का पैसा आयकर रहे या किसी भी प्रकार का कर रहे वह संपूर्ण ब्रिटेन में जाता था, बदले में ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार की सब्सिडी या राहत देने को तैयार नहीं थी। तो इसी को ड्रेन थ्योरी नाम दिया गया। चलते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। 20 रुपये उस समय पूरे भारत की आय बताई थी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करने के लिए उत्पादन लागत पर, यानी आपके जो संपूर्ण साधन है, फैक्टर कॉस्ट जिसको कहा जाता है, उत्पादन लागत को निबल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात उसमें से अगर टैक्स माइनस कर देंगे तो वो जो प्राप्त होगा वही राष्ट्रीय उत्पाद होगा। इसी को GNI भी कहा जाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। अर्थात इस पर क्या हो चुका है? टैक्स का भुगतान हो चुका है। और साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर आते हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का अर्थ होता है उद्यमी, जो उसमें मुनाफा या नुकसान सहने की शक्ति रखते हैं। भूमि के बिना तो उस संसाधन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेबर अर्थात पर श्रम शक्ति क्रियाशील होती है। कैपिटल अर्थात उसमें पूंजी लगती है। सबके रिम्यूनरेशन भी अलग हैं। भूमि को लगान मिलता है पारिश्रमिक के रूप में, और लेबर को जो है वेजेस मिलती है, श्रमिक को पारिश्रमिक मिलता है, और कैपिटल जो है उसका ब्याज मिलता है, और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो एक सीधी औसतन आंकड़ा आप कह सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या को अगर हम भाग दे देंगे तो देश की कुल आय से, तो हमको क्या प्राप्त लग जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त हो जाएगा? तो प्रति व्यक्ति आय। अर्थात देश की कुल जनसंख्या को किससे भाग देना होगा? मतलब जब राष्ट्र की आय से भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? पर कैपिटा इनकम, या देश की, या प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी कौन सी है? तो यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, लेकिन अभी भी इस प्रश्न की प्रकृति नहीं बदलती, इसलिए इस प्रश्न पर बार बार विचार करिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में निकाय है जो राष्ट्रीय आय के आकलन को प्रकाशित करती है, और अब इसका नाम जो है बदलकर NSO कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? आर्थिक विकास का, किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे बेहतर माप जो है, पुराना वाला एजेंडा के हिसाब से देखिएगा तो उसमें प्रति व्यक्ति आय को ही माना जाता है। तो यहाँ भी क्या उत्तर हो जाएगा कि अगर किसी भी देश का जो है, हाँ अलग बात है कि उसके अन्य संसाधन के रूप में आप जो है HDI आकलन को ले सकते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ही इसका आकलन किया जाता है। किसके हिसाब से किया जाता है? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, यानी प्रति व्यक्ति आय। चलें आगे चलते हैं। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? यानी आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक, अगर आप मोबाइल 10 से 12 हज़ार में खरीदते हैं, अब 12 हज़ार का अगर वह फ़ोन है, तो उस 12 हज़ार के फ़ोन में क्या है कि अगर आप 2-3 महीने उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वह आपका मूल वैल्यू से अगर 8 हज़ार में बिकता है या 8500 में बिकता है, तो जो अमाउंट घटा 2000, 2500, 3000, ये आपका क्या होता है? ह्रास मूल्य घटता है। चूँकि आपने उस संसाधन का इस्तेमाल किया है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू डाउन हुआ है। तो ह्रास मूल्य अर्थात जो फैक्टर कॉस्ट के बाद, साधन लागत के बाद जो देश में राष्ट्रीय एक उत्पादन होता है, उसमें क्या होता है कि सकल में से अगर निबल को घटा देंगे, अर्थात जो अभी हमारे पास है और जो हमने अर्जा है, उस दोनों के बीच में जो हमने अर्जित किया, उस दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। तो अर्थात सकल में से निबल घटने के बाद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, मूल्यह्रास हमेशा क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू निकालने के बाद जो बचता है वही प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। कौन सी राष्ट्रीय आय की माप की विधि नहीं है? तो पूरे विश्व में 3 प्रचलित विधि है। मूल्य वर्धित विधि का इस्तेमाल किया जाता है, आय विधि का इस्तेमाल होता है, व्यय विधि का होता है, निवेश विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से किसे घटाया जाता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमको अगर निकालना है तो इसको NNP के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी भी ग्रॉस वैल्यू को आपको नेट में बदलना है, और ख़ास करके अगर किसी ग्रॉस संसाधन को राष्ट्रीय आय बनाना है, तो आपको टैक्स सरकार को देनी होगी। तो इसमें से क्या जाएगा? तो अप्रत्यक्ष कर। क्या जाएगी? अप्रत्यक्ष कर की राशि इसमें से हटा दी जाएगी। ठीक है, तो GNP और NNP यानी ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए क्या करना होगा? अभी मैंने तुरंत बताया था कि ग्रॉस अगर यानी सकल चीज़ निबल में बदलती है तो ह्रासमान घटाना पड़ता है। चलिए आगे। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करना होगा कि आपको
पूरे देश की संपूर्ण जनसंख्या को पूरे राष्ट्रीय उत्पाद से अगर हम भागा दे देंगे, यानी उसका जो भागफल बचेगा वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी को कुल जनसंख्या से भाग देने पर कैपिटा इनकम पता लग जाएगा। चलिए, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मैंने पहले भी कहा था कि यह जो है ह्रास मूल्य जहां घटेगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते को घटाया जाएगा, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी टोटल जो जीएनपी है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा। चलिए, किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज़ादी के समय कृषिगत क्षेत्र थी, अभी वर्तमान में सर्विस सेक्टर का क्रेज है, 47% इसका योगदान है। चलिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय जो है अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात ऐसी आमदनी जो हमारे देश में फिलहाल मौजूद नहीं है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। किराया, पेंशन और मिश्रित आय को शामिल किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद इसका मौद्रिक मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद किसका मौद्रिक मूल्य है? तो एक लेखा वर्ष में उत्पादित संपूर्ण वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी एक लेखा, एक कैलेंडर ईयर में आप जो भी चीज़ उत्पादन करिएगा, जो फाइनल गुड्स वैल्यू होगा, अर्थात अगर आप कपास उपजाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होकर के शर्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी वैल्यू देखी जाएगी। चलिए, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं है? तो व्यय विधि के माध्यम से जब भी हम जीएनपी काउंट करेंगे तो उसमें क्या शामिल नहीं करेंगे? डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि में मूल्य ह्रास की कोई जोड़ या उसका घटाव नहीं होता है। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य? तो सॉफ्ट करेंसी का अर्थात होता है कि जब मुद्रा की आपूर्ति मांग से ज़्यादा हो, अर्थात हर आदमी के पास जब पैसा आ जाएगा तो वो करेंसी जो है आसान बन जाएगी, और आसान करेंसी जो है महंगाई को बढ़ाती है, ठीक, अर्थात मुद्रास्फीति को बढ़ाती है। अर्थात आपकी जितनी मांग है मुद्रा की उससे ज़्यादा अगर आपके पास पैसा है तो निश्चित है सामान के दाम क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। बाजार नियम के प्रतिपादक कौन है? जेबी से, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है। मुद्रास्फीति से सबसे ज़्यादा अगर हानि में कोई रहता है तो वो होता है लेनदार, अर्थात जिसने आपको कर्ज दिया था वह क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा घाटा में रहेगा। क्या किस में रहेगा? सबसे ज़्यादा घाटे में कौन रहेगा? जो आपको जिसने कर्ज दिया है, अर्थात आपसे जो कर्ज की वसूली करेगा वह लेगा। अगर 2000 ईस्वी में या 2001 ईस्वी में कोई आपको 5000 रुपये देता है, अगर आप उसको अभी बदले में 12000 रुपये भी देते हैं तो भी घाटे में कौन है? वही है, ठीक है। क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण इसकी वैल्यू जो है वह 40%, 50%, 150% तक बढ़ जाती है, और बदले में आपको दुगुनी या तिगुनी राशि मिलेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अर्थात अगर यह 5000 की वैल्यू है तो करंट में इसकी वैल्यू अगर 30,000 के लगभग में है, अगर आप उसके बदले में उसको 12000 देते हैं तो फ़ायदे में आप रहिएगा। अर्थात लेनदार को क्या होता है? जो आपसे कर्ज वसूली करेगा वह घाटे में रहेगा। तो इसमें फ़ायदे में पूछेगा कौन रहता है? तो कर्ज देने वाला क्या रहता है? जो कर्ज की राशि वापस करेगा वह फ़ायदे में रहेगा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो मुद्रास्फीति का मानदंड किससे निकाला जाता है? थोक मूल्य सूचकांक। भारत में क्या आधार है इसका? थोक मूल्य सूचकांक। अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या किया जाता है कि हमारी जितनी भी रॉ मटेरियल की वस्तु है, फैक्ट्री में निर्मित जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका निकाला जाता है। इसमें टोटल पेट्रोलियम शामिल होते हैं, सीरियल्स रहते हैं जिसको अनाज कहा जाता है, अन्य उत्पादन के साधन, अंडे इत्यादि, मछली, मांस सभी को सम्मिलित किया जाता है। इनका जो फैक्ट्री गुड्स में जो मतलब फाइनली गुड्स बनने के बाद जो वैल्यू होता है उसी के आधार पर स्फीति का आकलन किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य उपाय है जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें ग्राहकों के व्यवहार के तौर पर देखा जाता है स्फीति के क्या मानक है। भारत में ये अक्सर थोक मूल्य सूचकांक को प्रभावी नहीं बताया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जो स्फीति निकलती है वह निश्चित प्रभावशाली मानी जाती है। तो गिल्ट एज बाजार जो है यह सर्राफा बाजार है, अर्थात सोने चांदियों के मूल्य का जहाँ निर्धारण हो वह सर्राफा बाजार होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार का बैंक? तो भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंकर है।
मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा आरबीआई के अन्य कई कार्य होते हैं, तो यह केंद्रीय बैंक के रूप में जो है रिजर्व बैंक कार्य करती है हमारे देश में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का अभी मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। बैंकों की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बैंकों का नई शाखा खोलने का लाइसेंस जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, क्योंकि यह नियामक इकाई है संपूर्ण बैंकों का। भारत में मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब? तो पूर्ण परिवर्तनीय बनाने का अर्थ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा की वैल्यू को गिराना, कम करना। चूंकि भारत में उस समय ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। अगर आप अपने पैसे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं गिराएंगे तो आपके निर्यात करने की क्षमता जो है वह नहीं बढ़ेगी। अर्थात सस्ता निर्यात होने के चलते जो है, सस्ता सामान होने के चलते हर देश आपके सामान को खरीदना चाहेगा, जिससे आपके प्रोडक्ट बिकेंगे और उससे विदेशी आय, जिसको रेमिटेंस कहते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि इनमें से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? अर्थात महंगाई को रोकने के लिए क्या नहीं अपनाया जा सकता है? तो महंगाई को रोकने के लिए जो है ब्याज दर में कमी करने से महंगाई पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। मांग पर नियंत्रण से स्पष्ट रूप से महंगाई पर नियंत्रण हो सकता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मांग घट जाएगी, महंगाई घट जाएगी। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, अर्थात पैसे आदमी के पास से घटेंगे, अर्थात ब्याज दर को जब बढ़ाया जाएगा तो मुद्रास्फीति क्या होगी? घटेगी। ब्याज दर में कमी करने से स्फीति बढ़ती है, घटती नहीं, इसलिए यह आंसर लिया गया है, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे है मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? अभी मैं तुरंत बता चुका हूं, इससे महंगी होती हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसी होती हैं? महंगी होती हैं। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? महंगी। ठीक है, आगे चलिए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वह जुलाई में शुरू होता है और जून तक चलता है, शेष के मार्च और अप्रैल में होते हैं। चलिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से खोला गया? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ब्रिटिश सरकार की देन है। भारत और ब्रिटेन के सहयोग से जो है दुर्गापुर में स्टील प्लांट खोला गया। इनमें से कौन एक मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है? तो मौद्रिक नीति का निर्णय जो है, यह संपूर्ण निर्णय आरबीआई के पास होता है, चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी का वह प्रमुख होता है और उसमें वित्त मंत्रालय के भी आदमी होते हैं, लेकिन फाइनली निर्णय आरबीआई का ही माना जाता है। चलिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो यह देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक अगर देखा जाए तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। 1.25 लाख करोड़ की उसके पास पूंजी है, उससे ज़्यादा ही पूंजी है। भारत में सबसे अधिक ईंधन रिजर्व किसका है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा ईंधन क्या है? तो कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा है। और मैं बता दूं कि भारतीय कोयले की एक खासियत है, भारतीय कोयले में सल्फर की मात्रा बहुत कम या नगण्य के बराबर पाई जाती है अन्य जगहों की अपेक्षा। तो इसलिए पूछा जाता है कभी कभी कि एसिड वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, तो आप फैक्ट्री से निकले कचड़े कह दीजिएगा, कभी भी कोयले के ऑप्शन में टिक नहीं लगाइएगा अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तब। विश्व में आम तथा केले के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आम और केला में भारत पहले स्थान पर है। चलिए आगे चला जाए, कौन है? भारत। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो नाबार्ड जो है 1982 में स्थापना की गई थी और 80 से 85 जो है यह छठी पंचवर्षीय चली थी। कौन सी चली थी? छठी पंचवर्षीय योजना। इसकी 1980 से लेकर 85 तक इसका काल माना जाता है। और शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 1982 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि एवं ग्रामीण बैंक भी कहा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउस होल्ड बैंक को कौन नियंत्रित करता है? तो नेशनल हाउस होल्ड बैंक का जो नियामक इकाई है वह कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक सिडबी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ मुख्यालय है? लखनऊ में। अधिकांशतः के मुंबई है, लेकिन सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में। चलिए, नरसिंघम समिति ने बैंकीय ढांचे को कितने स्तर के बनाने की संतुति की थी? नरसिंघम समिति का संबंध अक्सर पूछा जाता है किससे? तो बैंकिंग सुधार से। ये 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था की बात करते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 ईस्वी में
आई थी प्रभाव में, और छोटे स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है? तो जो अभी फिलहाल प्रभावी नहीं है, लेकिन 1964 ईस्वी में यूटीआई को माना जाता था। अब लगभग आईसीआईसीआई बैंक शायद जो है मेरे अंदाज से, या आईडीबीआई कोई ऐसी बैंक है जिसकी पूर्ण जानकारी तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन यूटीआई अब बदल चुकी है, यूटीआई अभी प्रभाव में अब नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। चलिए आगे, भारत में सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड को लाने का श्रेय जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जाता है, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, तो इरडा का मुख्यालय कहाँ है? तो इरडा का मुख्यालय जो है यह कहाँ है? हैदराबाद में। यानी संपूर्ण बीमा कार्यों का नियमन जो है वह इरडा करती है, जिस तरह से आरबीआई जो है मौद्रिक नीतियों का नियमन करती है। आर.एन. मल्होत्रा समिति, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं आर.एन. मल्होत्रा, और इन्होंने बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी और सुधारों की बात रखी थी। भारत में प्रतिभूति बाजार का विनियमन करने वाली संस्था कौन सी है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सेबी, यह नियामक इकाई है जो भारत के संपूर्ण प्रतिभूति बाजार को देखती है, अर्थात सिक्योरिटी मार्केट को देखती है। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड एवं नियामक बोर्ड, जिसको आप सेबी कह सकते हैं, तो सेबी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1988 में, और इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस कहेगा, यानी एक संवैधानिक दर्जा जो है, स्थिति इसको कब मिला था? तो ये 1992 में मिला था। इसलिए दोनों इसमें याद रखना है, बोर्ड की स्थापना पूछे तो 1988, स्टैच्यूटरी स्टेटस पूछे तो 92। ठीक, कौन सार्वजनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? टिस्को या टाटा की व्यक्तिगत निजी कंपनी है। इसको सेल और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सभी भारत सरकार के लोक उपक्रम है। उद्योगों को आवधिक ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उद्योग को आवधिक ऋण जो है आईडीबीआई के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे, निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा रूस की सहायता से खोला गया था? तो रूस की सहायता से भिलाई जो है यह खोला गया था। छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये रूस की सहायता से हुआ था। परिवार नियोजन के लिए कैफेटेरियम उपागम कब प्रस्तुत किया गया? तो परिवार नियोजन के लिए जनता पार्टी के समय में पहली बार परिवार नियोजन को व्यापक स्तर पर ध्यान दिया गया था, और यह परिवार नियोजन की जो धारणा है इसे कैफेटेरियम कहा गया था। नसबंदी की धारणा आई थी। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार नीति कब लाई गई थी? एकाधिकार और व्यापार प्रतिबंधात्मक नीति जो है 1969 में लाई गई थी, अर्थात किसी एक समूह के पास व्यापार का अधिकार नहीं रहेगा, व्यापार जो है वो मुक्त रहेगी। मुद्रास्फीति किस वजह से उत्पन्न होती है? तो सीधा मुद्रास्फीति, जहाँ शब्द आ जाए ये समझ जाइए, महंगाई का जिक्र किया जा रहा है तो समझ जाइएगा कि सामान्य व्यय में जो है वह बढ़ोतरी हो रही है और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो रही है। तो इसका उत्तर देखने के लिए नीचे की तरफ हम जाते हैं, ऑप्शन देखिए, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सामान्य व्यय में बढ़ोतरी और धन आपूर्ति में वृद्धि, अर्थात खर्च का बढ़ जाना और उस तुलना में पैसे का भी बढ़ जाना। ठीक, खर्च किस समय स्थिति में बढ़ेगा और क्या हो जाएगा? मार्केट में सामान घट जाएगा, धन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाना। चलिए, इसमें से कौन सा एक अर्ध सरकारी संस्थान है? तो अर्ध सरकारी संस्थान की बात करेगा तो अर्ध सरकारी संस्थान हो जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न हैं, यूटीआई का उद्देश्य क्या है? छोटे निवेशकों और बचतों का मार्ग प्रशस्त करना, यानी छोटे स्तर पर जितने भी उद्यमी थे उन्हें एक मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए 1964 ईस्वी में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पहली म्यूचुअल फंड खोली गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, श्वेत क्रांति किसका संकेत करती है? तो आनंद से जो है यह डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की गई और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में हुई थी। उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। चलिए, भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य क्या है? तो भारतीय खाद्य निगम का प्रमुख कार्य जो है
वह आपूर्ति को नियंत्रण करना यानी सप्लाई चेन को मेंटेन रखना और खाद्यों के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना। इसके लिए एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नियामक इकाई है और यही जो है बफर स्टॉक की भी व्यवस्था करती है। अर्थात जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं उसको किस तरह से चलाया जाए और गरीबों को सस्ते दर पर मुहैया कराया जाए, अभी भी वर्तमान समय में भी इसकी जो है समस्या बनी हुई है। और बफर स्टॉक के लिए जो है अब सरकार के पास पर्सनली कोई बफर स्टॉक तो नहीं है, अर्थात निजी क्षेत्र में भी अगर कोई खाद्य स्टोरेज का जगह बनता है तो सरकार उसे सब्सिडी देती है या उसे पैसा देती है और वहाँ पर अनाज सूखा रखने का, वहाँ अनाज रखने का प्रयास करती है ताकि सस्ते दर पर गरीबों तक अनाज पहुँचाया जा सके, जिसमें बीपीएल धारक को दिया जाता है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए आधा राशन आप भारत के किसी भी कोने में उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आगे सभी वीडियो को देखते रहिए हमारे, और यह काफ़ी कारगर और महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक, आगे मैं और कल फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त रहे। ठीक है, धन्यवाद।